हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन फॉर्म डेट आ चुका है। ठीक है ना, जो 2 से 15 तक भरा जाएगा, 15 फरवरी तक, 2 फरवरी से 15 फरवरी तक। तो जो भी बच्चे लोग बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे और आप शुरू करेंगे, जो कर रहे थे और आप जो कुछ करेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैथ का आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, 25 नंबर का। तो मैं ये जो है 2 पार्ट में तोड़ तोड़ के करवाऊँगा 25 क्वेश्चन। अभी आपको 15 क्वेश्चन करवा दूंगा और फिर शाम के समय में आपको 10 क्वेश्चन और लोड कर दूंगा, ठीक ना। तो ये 2 पार्ट में हमेशा आया करेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेने से वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि हमको लग रहा है कि बहुत बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस सेट में, इस वीडियो में 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगले में फिर 10 रिमेनिंग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा। मैं शुरू में आपसे इसलिए डिस्कस कर लिया कि आपको पता होना चाहिए कि इसका पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घनाभ में समान फलक के डैश जोड़े होते हैं। घनाभ का मतलब क्यूब टाइप का लग रहा है, कुछ क्यूब की बात कर रहा है इंग्लिश में बोले तो। उसके समान फलक के कितने जोड़े बनते हैं? घनाभ के कितने जोड़े बन रहे हैं? एक इधर तो एक इधर, 2 3, एक इधर और एक ये सामने वाला। तो 1 1 2 2 3 3, 3 फलक बनते हैं। तो ऑप्शन डी। तो फलक के समान जोड़े के कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। से कम त्वरण और से अधिक त्वरण के कटान बिंदु का भुज क्या कहलाता है? ये तो एक तरह का परिभाषा पूछ दिया आपसे, डिफिनेशन पूछ दिया कि से कम त्वरण और से अधिक त्वरण के कटाव बिंदु को भुज को क्या कहते हैं? भुज क्या कहलाता है? तो ये आपका माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो ऊंचाई समान रखते हुए घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात है। क्या बोला कि मान लीजिए आपके पास बेलन है और उसकी शुरुआती त्रिज्या मान लेते हैं कि शुरुआती त्रिज्या जो r मान लेते हैं कि r1 उसका मान लीजिए रहा होगा 2, ठीक ना, पहले रहा होगा 2। और अब अब नया त्रिज्या बन रहा है, मान लीजिए घटने के बाद एक आप नया त्रिज्या ले रहे हो, नया बेलन बन रहा है, तो उसकी जो त्रिज्या है, उसकी जो त्रिज्या r2 मान लेते हैं। और वो क्या बोल रहा है? आधी कर दी जाए। पहले 2 थी, अब उस आधी कर दी जाएगी तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पहले बेलन की त्रिज्या 2 थी, अब बेलन की त्रिज्या 1 हो गई है, ठीक ना। और ऊंचाई समान रखे हैं। ऊंचाई क्या है? पहले भी मान लेते हैं कि पहले ऊंचाई को h से डिनोट करते थे। पहले की ऊंचाई h रहने दिया है, h मतलब पहले की ऊंचाई h1 को h रहने दिए, और दूसरी बार भी h2 को भी h1 ही रहने दिए। मतलब नया बेलन में जो ऊंचाई है वो समान रहने दिए, मतलब h1 ही रहने दिए, ठीक ना। तो ऊंचाई समान रहा, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि आयतन, बेलन के आयतन का मूल बेलन के, मतलब बेलन का मूल मतलब घटे हुए बेलन का मतलब नया बेलन, मतलब इस बेलन का अनुपात पूछ रहा है मूल बेलन से, मतलब पुराने बेलन से, ठीक ना। तो अनुपात आपको पहले फॉर्मूला किसका याद होना चाहिए? बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है? बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर हम नए बेलन का आयतन का लिखें तो क्या होगा? पाई r2 का स्क्वायर, फिर h2 भी हमारा h1 लेंगे, और नीचे आ जाएगा पुराना वाला बेलन, ये भी आएगा पाई r1 का स्क्वायर फिर h1, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा पाई से पाई कट जाएगा और ऊंचाई सेम है तो ऊंचाई सेम कट जाएगा। आपके पास बचेगा r2 r1 का होल स्क्वायर बचेगा ना, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर।
तो R2 आपके पास कितना है 1 और R1 कितना है 2 इसका होल स्क्वायर तो 1/4। तो कहने का मतलब कि बेलन का आयतन जो है नया वेतन अनुपात में पुराना वेतन का अनुपात जो आएगा 1/4 आएगा, ठीक ना। तो ये जो यहाँ से लिखा है कि घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन का अनुपात कितना आएगा 1:4 या 1:4। तो आपका ऑप्शन कौन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। समझ में आया होगा। आपको सिर्फ इसमें याद रखना होगा फॉर्मूला, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इससे आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दो समीकरण युग्म का आलेख, समीकरण का मतलब क्या होता है इंग्लिश में इक्वेशन, इक्वेशन बोलते हैं उसको, ठीक ना। तो दो समीकरण युग्म का आलेख, आलेख मतलब बोल सकते हैं कि उसका ग्राफ, ठीक ना। आलेख मतलब ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी होंगे, क्या होंगे प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। यदि इस युग्म का हल बोल रहा है कि दो समीकरण दिया हुआ, ठीक है, और उस जैसे दो समीकरण ax + by + c = 0, फिर a1 b1 कर देते हैं, ये a11 कर देता है, a2x + b2y + c2 = 0। ये दो समीकरण हो गए ना, इस तरह से मान लीजिए। अब इसका जब आलेख खींचेंगे, इसका जब ग्राफ बनाएंगे, तो ये दोनों का ग्राफ जो भी आएगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, किसी कोने पे कट करेगा, इस तरह से कहीं पर कट करेगा, ठीक ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद का मतलब कट करेगा कहीं पर, यहाँ पर। तो इस तरह के जो युग्म होते हैं उसका कितना हल निकलेगा, उसका हल का मतलब क्या होता है सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन देगा, ठीक ना, कितना सॉल्यूशन देगा इस तरह का। जब दो इक्वेशन एक दूसरे को काटते हैं किसी बिंदु पे, तो उसका कितना हल पॉसिबल है। तो सिर्फ एक हल हो सकता है, एक ही पॉइंट पे कट रहा है ना, तो एक हल हो सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुपद x² + px + 12 का एक शून्य 3 हो तो p का मान होगा। शून्य 3 दिया हुआ, इसका मतलब क्या करना चाहता है कि आपके पास जो बहुपद है x² + px + 12, तो ये जो शून्य p बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा बहुपद है इस 3 पे कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाएगा, यही ना बोलना चाहता है। तो जब ये बोलना चाहता है तो सबको कितना में कन्वर्ट कर देंगे, 3 से कन्वर्ट कर देंगे। तो p3 बराबर क्या हो जाएगा 3² + p गुना में 3 + 12, और ये पूरा p3 का मान कितना रखाएगा 0, तो 3² + p गुना में 3 + 12, तो यहाँ पर आएगा 9 + 12 + 3p। अब 9 और 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 10 11 2 21 + 3p, ठीक है। अब हम अगर करें 12 को 21 को इधर भेज दें तो -21, और 3 तो 3p के साथ है, p एक बार और कर लेते हैं। अब 3 को भेज देते तो नीचे आएगा 21 के नीचे, और इसको काट देगा तो -7 होगा, तो -7 होगा तो p का मान कितना हो गया -7। तो यही तो पूछा गया था कि p का मान निकालना है। तो p का मान निकालने के लिए जो आपको शून्य दिया हुआ है 3, इसका ये कहने का मतलब कि ये पूरा जो पॉलिनोमियल है, ये पूरा जो बहुपद है, वो इस पे 3 पे कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। बस इधर इस आधार से आप निकालते जाओगे आपका वैल्यू सॉरी आ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो गया, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदु 4 और -5 का y नियामक है। कहने का मतलब जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है 4x को दर्शा रहा है और y -5 को दिखा रहा है। तो यहाँ y का पूछा है तो y बराबर क्या हो जाएगा -5। ये तो सिंपल था, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यदि एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर
60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। क्या बोल रहा है? हमको सर्कल लेना होगा थोड़ा। ये मीटर हटता नहीं है क्या? नहीं मिट रहा। अच्छा चलो यहाँ बना देता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक, क्या हो गया यार, ये हटता भी नहीं है। इसको कैसे काटे? लीजिए, वो क्वेश्चन में हट गया। अब क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है यार, वो क्वेश्चन करवाना होगा। अच्छा वो क्वेश्चन मैं ना अगले वीडियो में, अगले वाले में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। वो क्वेश्चन डिलीट हो गया। रैखिक समीकरण x-4 बराबर 0 का ग्राफ पेपर पर कैसे प्रदर्शित कर सकेंगे? क्या बोल रहा है? कि रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन किसका? x-4 इक्वल टू 0 का, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, इस इक्वेशन का अगर हम इस इक्वेशन का हम ग्राफ अगर ड्रॉ करें, ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करें तो कैसे प्रदर्शित होगा? तो कुछ नहीं, x को कितना भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा, x बराबर 4 होगा। तो ग्राफ क्या होता है? ऐसे इस तरह का होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये y है, ये माइनस y है, ये x अच्छा है, ये माइनस x अच्छा है, यहाँ पर होता है 0, ठीक है। तो ये x क्या है? +4 है ना। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा +4। तो ग्राफ जो खींचेगा वो कहाँ से खींचेगा? ऐसे खींचेगा ना। तो ये क्या होगा? एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, हमेशा याद रखना है कि ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? सीधी रेखा होता है। कहने का मतलब इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का जो, या रैखिक समीकरण जिसे बोलिएगा, रैखिक समीकरण या जिसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, उसका जो ग्राफ होता है वो कहता है सीधी रेखा होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो देखिए एक्स का हम अगर ग्राफ खींचेंगे तो हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स अक्ष यहाँ पर है, एक्स एक्सिस। तो हमारा 4 क्या यहाँ से खिंचाएगा, इस तरह से खिंचाएगा ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन है। तो क्या इस चारों ऑप्शन में देखिए क्या बता रहा है? एक बिंदु होगा। क्या रैखिक लीनियर इक्वेशन या रैखिक इक्वेशन का जो ग्राफ खींचे, क्या एक बिंदु है? बिंदु तो नहीं दिख रहा है, ये एक पूरा क्या दिख रहा है? लाइन दिख रहा है। तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही छट गया। 2 रेखा तो नहीं हुआ है, एक ही रेखा है, ये सिंगल रेखा है, तो ये भी खत्म। सरल रेखा होता है, हाँ सरल रेखा होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया है। ऑप्शन बी आपका राइट, क्योंकि ये एक सरल रेखा होता है, ठीक ना। रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो कैसी होती है? एक सरल रेखा होती है। तो ऑप्शन बी राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक ए प्लस 10a इंटू ब्रैकेट बंद, फिर 1 माइनस साइन ए इक्वल टू आपको यहाँ पर खोजना है। ये भी इस तरह के भी प्रश्न बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए को किस में बदल सकते हो? कॉस ए में। और 10a किस में बदलता है? 1 बाय साइन ए में, यही बदलता है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा खांसी है, थोड़ा सा। 10a बदलता है किस में? साइन ए प्लस कॉस ए में बदलता है ना। और 1 माइनस, ये तो नहीं बदलेगा कि साइन ए तो साइन ए रहेगा, तो ये हो गया। तो देखिए अब इसका नीचे एलसीएम ले ले, नीचे क्या करें? एलसीएम ले ले तो क्या होगा? कॉस ए हमारा
एलसीएम में आ जाएगा। तो कॉस कॉस से तो ऊपर 1, कॉस कॉस से फिर यहाँ भी तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन ए आएगा, ठीक है ना। अब 1 माइनस साइन ए ये वाला चलेगा साथ साथ में, हो गया। अब देखिए ऊपर वाला देखा जाए तो ऊपर ये बचा है और ये बचा है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये है, ये कैसा दिख रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर ये 1 है तो 1 ऐसा, यहाँ पर 1 है और बी के लिए क्या है, साइन ए है, यहाँ प्लस है, फिर यहाँ 1 है माइनस है, फिर यहाँ पर साइन ए है। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए बनेगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 से गुना होगा कॉस, तो क्या होगा, कॉस ए बनेगा, होगा। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और हम लोग एक और फॉर्मूला और जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हम कॉस स्क्वायर ए इधर रख ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इधर आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये पूरा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में तो कॉस ए है, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। क्योंकि ये जो कॉस स्क्वायर ए होता है ना, ये इसका मतलब 2 बार गुना में कॉस ए इस तरह लिखा गया। तो जब इसको ब्रेक करेंगे कॉस स्क्वायर को तो ऐसा होगा, तो नीचे एक कॉस से एक कॉस कटेगा तो बचेगा आपके पास एक कॉस ए। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक ना। तो ये सब फॉर्मूले छोटे छोटे से आपको अब जो मैं बता रहा हूँ ये सब आपको लिखते चलो, ठीक ना। कि ए माइनस बी गुना में ए प्लस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। इसी से ये फॉर्मूला बनता है। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला, ये भी आप लिखते चलो कॉपी में, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये है कि सेक ए का जो अनुपात होता है वो किस में चेंज होता है, 1/cos ए में, और टेन ए जो बदलता है वो किस में बदलता है, साइन ए कॉस ए में। तो ये भी फॉर्मूला है, तो ये सब भी कॉपी में लिखते चलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक गणितज्ञ के अनुसार अपरिभाषित पद है, आधुनिक गणितज्ञ के अनुसार अपरिभाषित पद है। जो अभी का जो मैथमेटिक्स है, क्या कौन सा चीज़ अपरिभाषित का मतलब क्या है, जो डिफाइन नहीं है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो समतल को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक ना। समतल को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेखाएं को भी डिफाइन किया जा सकता है, पढ़े होंगे आप लोग, जब भी ज्योमेट्री पोर्शन में रेखा को डिफाइन कर सकते हैं, समतल को डिफाइन कर सकते हैं, बिंदु को भी डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी अपरिभाषित तो है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर पूछा अपरिभाषित नहीं है, तो यहाँ बिंदु भी परिभाषित है, रेखा भी परिभाषित है, समतल भी परिभाषित है, और यहाँ पूछा अपरिभाषित, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए का बिंदु ये दिया हुआ, बी बिंदु ये दिया हुआ, सी बिंदु का मान ये दिया हुआ हो, तो ट्रायंगल ABC के मध्य केंद्रक का नियामक क्या होगा, ये पूछा है। तो कोई बात नहीं है, नियामक पूछा है कि इसका मध्य केंद्रक का नियामक क्या होगा। तो मध्य केंद्रक का नियामक हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, मध्य केंद्रक का नियामक अगर आपको निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, फिर मिटा दूंगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है, उसका भी तो एक बिंदु ही ना निकलेगा, तो बिंदु कैसे कैसे दर्शाते हैं, एक्स से और वाई एक्सिस से। तो बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाय 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये फार्मूला होता है किसी भी
त्रिभुज का मध्य केंद्रक निकालने का, ठीक ना। तो याद रखने का मध्य केंद्रक का निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक ना। मध्य केंद्रक के जो बिंदु पड़ेगा एक्स और वाई एक्सिस मिलके, तो उसका ये फॉर्मूला बनता है। तो बस इस पे हमको मान रख देना है। मान रखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर ए बिंदु को तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, x1 y1, यहाँ मैं लिख देता हूँ x1 y1 में। तो यहाँ पर x1 क्या है -1, y1 क्या है 0। अब b को तोड़ेंगे तो यहाँ पर x2 y2 जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा 5, टूटेगा 5 और -2 में। और c बिंदु को तोड़ेंगे तो x3 y3, ये इसका मान क्या हो जाएगा 8 और 2। तो x1 x2 y3 मान रखिए। तो x1 क्या है -1, x2 क्या है 5, x3 क्या है 8 डिवाइडेड बाय 3। ब्रैकेट क्लोज करिए, नहीं सॉरी एक ब्रैकेट यहाँ खोल दीजिए, यहाँ पर कॉमा लगाइए। y1 क्या है 0, y2 क्या है -2 और y3 क्या है +2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 5 13, 13 में 1 जाए तो 12, ठीक है। और ये दोनों ख़त्म, तो यहाँ 0 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या बचेगा 4 0, तो ये आ गया। तो आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो किसी भी त्रिभुज का मध्य केंद्रक कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला ये होता है। और उस पर जब निकाले इस क्वेश्चन के अनुसार, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माध्य, माध्यक तथा बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, बताना आपको। माध्य, माध्यक तथा बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था आपको, पहला प्रैक्टिस सेट में मैथ का। और मैंने वहाँ बोला था कि बहुलक से और माध्यक से और माध्य से यही क्वेश्चन आपका बनता भी है, एक ही क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे बनता है। तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, बहुलक बराबर पढ़े थे कि 3 माध्यक में -2 माध्य, याद आया, पढ़े थे ना, हम बोले थे लिख लीजिए। ये इस पे यही फॉर्मूला पूछा जाता है। तो कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब माध्य का पूछा होगा तो एक ऐसा भी पूछता है कि 1 3 4 5 6 5 7 4 का माध्य x है, माध्य x है, और आंकड़े इतना इतना का माध्य x-1 तथा माध्य का q हो, तो p + q का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखिए माध्य आप निकालने के लिए पढ़े होंगे कि जो भी आपको डाटा दिया जाता है, तो यहाँ माध्य क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और उसके लिए ये पूरा डाटा है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, उस सब डाटा को क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ जोड़ देते हैं। आज जोड़ के वो कितनी संख्या में 1 2 3 4 5 6 से, तो उसको भाग देते थे। तो इससे हमारा क्या होता है, माध्य निकल जाता है। माध्य निकालने का क्या है, माध्य यहाँ पर आपको x दिया इसलिए मैंने x लिखा कि माध्य निकालने का फॉर्मूला है कि ऊपर जितना भी आपको दिया गया है मतलब नंबर, उसको जोड़ दीजिए और वो कितनी संख्या में उससे उसको भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 7 3 10, ठीक है, 7 3 10, 7 3 10 और 4 4 और 1 4 4 8, 4 4 8 8 1 9 और 9 5 कितने हो गया, 9 5 14 और 14 10 24 और 24 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमारा माध्य के x का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर भी आपको आंकड़ा इतना इतना दिया हुआ है, इतना तक, और उसका माध्य दिया हुआ है x-1, ठीक है। तो x-1 दिया, तो यहाँ भी माध्य उसी तरह लिखेंगे, यहाँ भी माध्य क्या लिखेंगे, इसके लिए माध्य दिया हुआ x-1, और ये अभी यहाँ भी 3 + 2 + 2 + 4 + 3 + 3 + p। जब आपको एक नंबर का सीरीज़ दे देगा तो उसका माध्य अगर पूछे तो इस तरह से निकाल सकते हो, उसको जोड़ के गिन लो कितने में, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग दे देना है। अब इस सबको जोड़ो कितना आएगा,
3 5 6 7 7 3 10 10 7 17 प्लस पी और डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये x-1 का इतना मान आया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। x-1 ना, हाँ, तो x-1 डिवाइडेड इक्वल टू 17 प्लस पी बाय 7। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक x का मान तो हम निकाले हैं ना 4, तो यहाँ पर x का मान 4 - 1 और 17 प्लस पी बाय 7, तो यहाँ पर घट के कितना हो जाएगा 3 और 17 प्लस पी बाय 7 और 7 इधर भेजेंगे तो 21 गुना होता है ना, और 17 प्लस पी, तो पी का मान कितना निकलेगा 21 में -17 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। पी का भी मान कितना आ गया 4। कहने का मतलब है एक्स का मान पहले आया 4, अब पी का भी मान आया 4। अब हमको चाहिए क्यू का, क्यू कैसे निकलेगा, माध्यक क्यू हो, तो अब माध्यक का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो इतना अब मैं इरेज थोड़ा करने जा रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिए, अब हमको निकालना है माध्यक किसका, 3 2 2 4 3 3 पी, इसका जो है का माध्यिका किसका निकालना, माध्यिका निकालना है जो क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, कि माध्यिका निकालने के लिए होता है कि पहले इस डाटा को आपको किस में अरेंज करना होगा, आरोही क्रम में। कैसे अरेंज करना पड़ेगा, पहले माध्यिका निकालने के लिए पहले जो आपको कुछ संख्या दिया जाएगा उसको आरोही क्रम में अरेंज करो। आरोही क्रम में अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ। माध्यिका निकालने के लिए पहले आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। पहले छोटा कौन है, 2 2 3 3 फिर 3 फिर 4 फिर पी, ये हुआ, ठीक है। तो अब इसमें देखो संख्या कितनी है टोटल, तो इसमें टोटल संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं टोटल संख्या 7 है। तो 7 जब होता है तो 7 हमारा क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या जब होता है तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, जब विषम संख्या हो, जोड़ने के बाद कितना 7 आया, जब विषम संख्या हो तो उसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है कि n + 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो यहाँ पर n कौन है हमारा 7 है, तो 7 + 1/2 मतलब 8, 8 को डिवाइड करके 2 से मतलब 4 आया। तो इसका मतलब ये हुआ 4 पद। तो चौथा पद इसमें से देखिए, इस डाटा में चौथा पद कौन है, 1 2 3 4, ये है चौथा। तो चौथा पद हमारा यहाँ पर क्या है 3 है। तो यही 3 जो आंसर हो गया क्या, माध्यिका का वैल्यू निकल गया कितना 3। तो क्यू का मान माध्यिका को किससे दर्शाया जा रहा है, क्यू से। तो क्यू बराबर माध्यिका दिया हुआ है तो उसका मान कितना आ गया 3 आ गया है, ठीक ना। अब फिर से मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, जगह का कमी है। देखिए फ्रेंड, आपको मैं पूरा अच्छे से बता रहा हूँ इसलिए वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन इससे अगर घबरा के मैथ नहीं पढ़ना चाहिएगा तो इससे भागते रह जाइएगा और मैथ नहीं सीख पाइएगा। इसलिए वीडियो का लेंथ देख के मत भागिए, ठीक है। तो देखिए अब हमको क्या पूछा है, P + Q का मान पूछा है। तो P का मान कितना है 4 और Q का मान कितना लाए 3, जुड़ के कितना होना 7। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट ए। देखिए आपको मैंने पूरे डिटेल में बताया कि अगर कुछ संख्या का आंकड़ा डाटा दे जाए उससे माध्य कैसे निकालेंगे, फिर उसका माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो आपका अच्छा से अगर आप इसका नोट्स बनाओगे ना तो आपका, मैं बोलता हूँ आपको मैथ को चैप्टर वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका यही रिवीजन हो जाएगा और इतना से ज़्यादा आपको बाहर नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है लेकिन इसको शॉर्ट ही रखेंगे।
ये लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में शाम में आपको अपलोड करूँगा, ठीक है। एक बहुपद इतना 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 को जब इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल इतना प्राप्त होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर हमको हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि भाजक गुना में भागफल प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस शेष बराबर क्या होता है, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है ना। तो ये सबको पता हो ना, बच्चा से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए भाजक यहाँ पर कौन है, भाजक यहाँ पर है कि इतना को जब इतना से भाग दिया जाता है तो ये है हमारा भाजक। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये हो गया भाजक, गुना भागफल कौन है, भागफल भागफल हमको नहीं पता है, दिया जाता है तो भागफल इतना है। हाँ भागफल भी दिया हुआ है, सॉरी भागफल भी दिया हुआ है एक्स माइनस टू। अब प्लस शेष क्या दिया हुआ है, शेष नहीं दिया हुआ है तो शेष रहने देते हैं। अब भाज्य दिया हुआ है, भाज्य है हमारा ऊपर वाला यहाँ पर, है ना। तो क्या है, माइनस एक्स पे क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 5, ये है, इतना ही है। तो अब क्या है, हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यही ना। क्षेत्रफल मतलब यहाँ जानते हैं ये शेष होगा, गलती से हमको लग रहा है यहाँ शेष का मान निकालना है। क्या निकालना है, शेष का मान। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे, मतलब इसको इससे गुना कर देंगे। तो गुना करने जानते हैं कि नहीं आप लोग, ये एक्स को ये पूरे से एक बार गुना करेंगे, मतलब कहने का मतलब, चलिए लिख ही देते हैं, थोड़ा बड़ा होगा, सपोर्ट करिएगा, ये नहीं कि भाग जाइएगा। आपको डिटेल में बताएंगे कि ये ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करते हैं, एक ब्रैकेट का एक एलिमेंट को ये पूरे के साथ, फिर दूसरा एलिमेंट को इस पूरे के साथ गुना करते हैं, ठीक ना। प्लस यहाँ पर शेष है बराबर माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये तो चल ही रहा है। अब इसको गुना करिए, क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स। पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा फ्रेंड्स मैथ हमसे, ठीक ना। लेकिन यही है कि डिटेल में बताऊंगा तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, ये सोचिएगा कि नहीं रुकेंगे तो मैथ नहीं सीख पाइएगा। देखिए माइनस माइनस गुणाम होता है तो प्लस में बदल जाता है, अब 2x स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस बाहर है, यहाँ माइनस और यहाँ अंदर गुना कर रहे हैं उसको, तो प्लस 2 अब प्लस शेष, और यहाँ पर चल रहा है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक ना। हिंग चेंज करते रहेंगे जिससे आपका, ये देखिए माइनस जब बराबर के इस लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर सेम चीज़ मिल जाता है तो वो क्या होता है, आपस में कैंसल आउट हो जाता है। तो ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, ठीक है। देखिए ऐसे कैंसिल हो जाएगा बहुत चीज़। आप देखिए ये क्या है, माइनस एक्स है और यहाँ माइनस एक्स है, तो प्लस 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2x और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस शेष, और यहाँ पर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। देखिए छोटा हो रहा है धीरे धीरे। अब ये दोनों इसको कैंसिल कर देगा ना। देखिए ना मज़ा आएगा पढ़ने में, इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। कहीं कुछ रह तो नहीं गया, यहाँ मैंने क्या किया, ठीक तो है, माइनस है, माइनस स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा रिपीट देख लेते एक बार। तो इसको तोड़े, एक्स लिए इससे तो माइनस एक्स फिर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर फ्रेंड्स गलती कर दिया थोड़ा सा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये x को जब x से गुना करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा ना,
होगा ना, वो गलती हो गया। और जब x को -1 से तो -x होगा। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा गलती हुआ है, थोड़ा सा सुधार करने दीजिए। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 2x² हुआ, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 2x नहीं होगा, यहाँ पर 2x होगा। यहाँ पर कितना होगा? 2x होगा। हाँ, ये थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो ये तो कटेगा, एक तो कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 2x यहाँ पर है और एक x यहाँ पर है, तो ये आपका बनेगा, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। देखिए ऐसे जो है ना, थोड़ा जगह छोटा इसीलिए बताने में। तो ये वाला और ये वाला x² और ये 2x² दोनों सेम है, तो कितना बनेगा? 3x² जुड़ के न बनेगा। और ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पर ये 2x और ये -x है, तो यहाँ बनेगा 3x। ठीक है, अब +2, अब प्लस शेष, अब बराबर में 3x² -3x +5। तो देखिए यहाँ से x² से 3x² कट जाएगा, यहाँ से -3x कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर में है। और शेष बराबर क्या बचेगा? 5। और इधर से +2 इधर भेजेंगे तो -2 बचेगा 3। तो शेष का क्या निकला? 3 निकला। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक ना? तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भागिए नहीं, आप लोग पढ़िए, मैं आपको पूरा डिटेल में बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी आपका नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे शाम में, आधा बचा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको अभी आधा छोड़ देता हूँ। ठीक है, आधा मैं आपको 15 क्वेश्चन बाद में करा दूंगा, 11 क्वेश्चन।